भैया 12:36 हो गए। 12:36। ठीक है। ठीक, शुरू करें। लिंक भेज दो मुझे इसका। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 18। अभी जो मदरसे ज्वाइन हुए हैं अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठे क्लास में। जी, कासिमुल उलूम बेंगलोर, नूरुल उलूम गठामन, जल्दी रेडी होकर बैठ जाइए, हम फिर क्लास शुरू करते हैं। जी, शुरू करें। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, आप किसी को सब याद है सभी को? कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? लास्ट हमने लेसन नंबर 16 कंप्लीट किया था, जिसमें था हिंदुस्तान में बरतानवी राज का क़याम 1857 ईस्वी तक। ठीक है, और आपका लेसन नंबर 17 वो टीएमए में है, इसलिए हम लेसन नंबर 18 आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट में जो देखा था
उसमें देखा था कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो बरतानवी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका राज हो चुका था। एक तरह से उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी हिंदुस्तान में, ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो चुका था। ठीक है, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ यहाँ लागू करनी शुरू कर दी थी, अपना कानून लागू करना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान में। तो 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहता है, और उसके बाद डायरेक्ट जो बरतानवी हुकूमत है उसकी तरफ से यहाँ गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान में, उस दौरान हिंदुस्तान में क्या क्या समाजी बदलाव आए। ठीक है, सोसाइटी किस तरह से हमारी तब्दील हुई। जो आज समाज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो आज का समाज आप देख रहे हैं, ये उन्हीं समाजी बदलावों का नतीजा है जो मॉडर्न इंडिया में, यानी ब्रिटिश एरा में हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी समाज में तब्दीलियाँ आई। उसी का नतीजा है जो आज आप समाज देख रहे हैं। ज़्यादातर हिस्से उसी से जाकर लिंक होते हैं जो उस वक्त में तब्दीलियाँ आई थी हिंदुस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा समाजी तब्दीलियाँ आई थी। क्योंकि देखिए, उससे पहले यहाँ जो कल्चर था, जो तालीम थी, जो यहाँ का समाज था, वो अलग था। और जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ अपने साथ एक नया कल्चर अपने साथ लेकर आए, एक नई ज़बान अपने साथ लेकर आए। ठीक है, तो जब एक नया समाज और नया कल्चर और नई ज़बान आती है और उसकी हुकूमत, यानी जो हुकूमत है उसकी ज़बान ही नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि समाज पर उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और वो हुआ भी। उससे पहले यहाँ इंग्लिश ज़बान नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इन 200 सालों के अंदर ही ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई कि एक तरह से इंग्लिश कंपलसरी हो गई। आज जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये जो समाज आप देख रहे हैं आज, इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों समझी जाती है, ये उसी का नतीजा है जो वो 200 साल का अंग्रेज़ों का जो राज था हिंदुस्तान में, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई, ऐसे तरीके अपनाए कि इंग्लिश के बिना काम चलने वाला ही नहीं है। जबकि वही जो सरकारी लैंग्वेज थी उससे पहले वो सभी काम जो अब इंग्लिश में हुआ करते हैं, उससे पहले फ़ारसी, अरबी और उर्दू में हुआ करते थे, और संस्कृत का भी काफ़ी अहम रोल था। तो अंग्रेज़ जब आए और अपने एक नई ज़बान लेकर आए, उन्होंने ना सिर्फ अरबी फ़ारसी को इसकी इम्पोर्टेंस को कम किया, बल्कि संस्कृत और जो दूसरी लोकल लैंग्वेज थी हिंदुस्तान की, उनको भी पीछे धकेला। ठीक है, और इसी के साथ अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जो कुछ कुरीतियाँ हिंदुस्तानी समाज में कायम थीं वो भी तब्दील हुई, उनमें भी तब्दीली आई। बहुत सारी जो बुराइयां थी हिंदुस्तानी समाज में वो ख़त्म हुई। ठीक है, और एक नया नज़रिया हिंदुस्तानी समाज में कायम हुआ। तो इस चैप्टर में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ी जो राज था उस दौरान किस तरह से हिंदुस्तानी समाज तब्दील हुआ। ठीक है, उससे पहले का समाज आप जानते हैं, मुगलिया दौर था, हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी, और किस तरह से जो हिंदुस्तान का समाज है उसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। अब जब अंग्रेज़ आते हैं तो क्या होता है हिंदुस्तान में, देखिए जी, ध्यान दीजिए। हम अपना लेसन शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखिए इसका। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हिंदुस्तानी बर्रे सगीर में कुछ अहम तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। अब ये 18वीं और 19वीं सदी से आप क्या मुराद लेते हैं? 18वीं सदी बोलते हैं 100 साल को, तो 100 साल का ज़माना यानी 200 साल का ज़माना, 18वीं सदी और 19वीं सदी। यानी 18वीं सदी अगर हम बोलेंगे तो हमें माइंड में रखना है कि बात हो रही है 1701 से लेकर 1700 से लेकर 1799 का ज़माना जो होगा ये होगा 18वीं सदी, और वैसे ही सन 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक का जो ज़माना होगा ये होगा आपका 19वीं सदी। ठीक है, तो सदी बोलते हैं 100 साल के ज़माने को, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इस दौरान जो था अंग्रेज़ों का राज था, तो यहाँ हिंदुस्तान में काफ़ी अहम समाजी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। इसमें समाजी मजहबी इस्लाहात की बढ़ती ज़रूरत, मुतवस्सित तबका का उभरना, मिडिल क्लास। देखिए आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक तबका है, अगर हम मेजॉरिटी बोले तो वो है मिडिल क्लास।
जो ज़्यादा अमीर हैं, जो अपर क्लास जिनको बोलते हैं, उनकी संख्या भी कम है, और जो लोअर क्लास हैं, बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, वो भी कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा तबका है? मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास तबका इसी दौरान रोनुमा हुआ। इससे पहले क्या हुआ करता था कि लोग या तो ज़्यादातर अपर क्लास में हुआ करते थे या लोअर क्लास में हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान तरक्की भी हुई तो मिडिल क्लास तबका उभर कर आया सामने। इस ऐसे ही अंग्रेजी और हिंदुस्तानी जबानों में अखबारात की तेजी से नशोनुमा हुई, माध्य बुनियादी ढांचे में तब्दीलियां आई, और मुल्क का नीम सियासी इत्तेहाद जैसे अवामिल किसी हद तक इन तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार थे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आज का जो समाज देख रहे हैं ये उस दौरान हुई समाजी तब्दीलियों का ही नतीजा है, जो आज का समाज आप हिंदुस्तान में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में ब्रिटानिया की कल्चरल जो पॉलिसीज हैं वो क्या थी। कल्चरल पॉलिसीज। हिंदुस्तान में बरतानवी राज के आगाज में बहुत से साम्राज्यवादी नजरियात, इंपीरियल आइडियोलॉजीज ने रिवाज पाया। देखिए, अगर हम उस वक्त में इंग्लैंड को देखें तो वहां भी सल्तनत के कामकाज को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाने के लिए मुख्तलिफ नजरियात या आइडियोलॉजीज कायम थी। यूरोप में आमतौर पर इंग्लैंड में पॉलिसियां वज़ा करने में मखसूस नजरियों के मकबूलियत का बड़ा हाथ था। प्लासी और बक्सर की जंगों के बाद अंग्रेज हाकिमों को उन खित्तों पर में हुकूमत करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आई जिनको उन्होंने फतह कर लिया था। यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नजरियात को मरकजी हैसियत हासिल रही। एक होती है आइडियोलॉजी के निज़ाम को चलाना कैसा है। उस वक्त में इंग्लैंड का निज़ाम, उसमें भी कई तरह की आइडियोलॉजीज थी। अब जब वही आइडियोलॉजीज हिंदुस्तान में आती हैं और जब प्लासी और बक्सर की जंग हो जाती है और यहाँ अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो जाता है, तो अब उन्हें हुकूमत करनी थी। तो उन नए जीते हुए इलाकों पर जब अंग्रेजों ने हुकूमत की तो उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, अब वो सोच रहे थे कि हम इंग्लैंड की तरह ही यहाँ राज करें जिस तरह से इंग्लैंड में चलता था, या फिर यहाँ की यहाँ का जो लोकल निज़ाम है जैसा चलता आ रहा है पहले से, उसी के तहत हम अपना निज़ाम कायम किए। तो इस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज या नज़रियात यहाँ पैदा होते हैं। इसमें पहला नजरिया है ओरिएंटलिस्ट नजरिया। इसको उर्दू में बोलते हैं मशरिकियत पसंद, ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ये कौन होते हैं? ओरिएंटलिस्ट किसको बोलते हैं? और इसके अपोजिट में एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एंग्लिकनिज्म। और ये एक है ओरिएंटलिज्म। ये दो नजरिए हैं अलग अलग, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ये। ठीक है, देखिए ओरिएंटलिस्ट किनको कहते थे? जो शुरू में जो अंग्रेज यहां गवर्नर जनरल या हाकिम बनकर आए, उनका नजरिया ओरिएंटलिस्ट था। लेकिन इसके बाद जो गवर्नर यहां पर आए, जैसे लॉर्ड मैकाले थे, उनका जो नजरिया था वो एंग्लिकनिस्ट था। अब ये होते क्या है दोनों वर्ड, आपको मैं समझाता हूं नोट से आसानी से। ओरिएंटलिस्ट का नुक्ता नजर, ओरिएंटलिस्ट वो मुहक्किकीन और मुंतज़मीन थे जो हिंदुस्तानी सकाफत, ज़बानों और रिवायात को समझने और महफूज करने पर यकीन रखते थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी क्लासिकी ज़बानों के साथ साथ हिंदुस्तान के कदीम मुतून की कदर की। ऐसे मुहक्किकीन या ऐसे हाकिम, ऐसे अंग्रेज हाकिम जो यहां उनका नजरिया यह था कि अगर हिंदुस्तान में हमें हुकूमत करनी है तो हमें यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज़बानें, इनको महफूज करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ हुकूमत चलानी होगी। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट। और दूसरे जो होते हैं एंग्लिकनिस्ट, वो कहते हैं कि हमें जो इंग्लिश नज़रिया है, जो अंग्रेज़ों का नज़रिया है और अंग्रेज़ ज़बान है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हुकूमत करनी होगी। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट जो नजरिया रखने वाले कुछ अहम शख्सियात हैं, जिनमें ये शुरू के ही हैं जो शुरुआत में यहाँ गवर्नर बनकर आए थे। सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बुनियाद रखी। ठीक है, और ये लोग जो थे, यहाँ की जो लोकल उस वक्त में जबानें थी, जो लोकल कल्चर था और जो तालीम का सिलसिला जो चल रहा था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, उसी को महफूज रखते हुए इन्होंने आगे बढ़ाया। इनको बोलते थे हम ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात?
देखिए इसमें कुछ नाम यहां लिखे गए हैं। ये बरतानवी हुक्काम की पहली नस्ल, इनमें वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन ने इस सोच को मकबूल बनाया। इनका मानना था कि हिंदुस्तान का जो माजी है, जो पास्ट है, वो काफी शानदार है, ठीक है, लेकिन बाद में जवाल पजीर हो चुका था। तो इन जो मुहक्किकीन, जो स्कॉलर थे, इनको बोला जाता था ओरिएंटलिस्ट, मशरिक़ पसंद। ये लोग हिंदुस्तानी जबानों और हिंदुस्तानी रिवायत के शाइक थे, हिंदुस्तानी जबान उलूम को सीखना चाहते थे। इनका ख्याल था कि इस तरह वो बेहतर तौर पर हिंदुस्तान को समझ सकेंगे, ठीक है, और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने में उसे मदद मिलेगी। ये नजरिया था इनका कि पहले हिंदुस्तान को समझो, उनकी जबानों को समझो, उनके कल्चर को समझो, तब हिंदुस्तान पर हुकूमत करो। ये इनका नजरिया था। अगर इस इस्तिदलाल को थोड़ा फैलाएं तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान के माजी को इस तरह नक्शा खींचा कि वो नो आबादी हुकूमत की जरूरतों से हम आहंग हो। इन लोगों की कोशिशों से जो इदारे कायम हुए, इनमें एक कलकत्ता मदरसा है, ये याद रखिए। जो ओरिएंटलिस्ट शुरू के जो गवर्नर थे, इन्होंने कई इदारे कायम किए शुरू में, और अगर हम कहें कि हिंदुस्तान में जो पहला इदारा इन्होंने कायम किया वो था कलकत्ता मदरसा। ये अब एक यूनिवर्सिटी का नाम का रूप ले चुका है, कलकत्ता मदरसा। ये सियालदे, बंगाल में एक जगह है सियालदे, उसके पास ये कायम है। अब इसको आप देखेंगे आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से ये आपको वहां मिलेगा, कलकत्ता मदरसा, ठीक है। और इसी के साथ 1781 में इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने कायम किया था ये। तो एक सवाल आप याद कर सकते हैं कि जो पहला इदारा कायम किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के जरिए वो कौन सा था, कहां पर था, तो आप याद रखेंगे कलकत्ता मदरसे के नाम से एक इदारा कायम किया सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कहां पर? सियालदे, बंगाल में, ठीक है। इसको अलग अलग अब नामों से भी जाना जाता है, जैसे मैं अब बता रहा हूं कि अब जो इसका नाम है वो है आलिया यूनिवर्सिटी। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम यहां सर्च करें कलकत्ता मदरसा, ये देखिए, हम ये सर्च करें कलकत्ता मदरसा तो आपको यहां पेज दिखाई देगा आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से। ये इसका लोगो है, ये देखिए एस्टेब्लिश्ड सन 1780 यहां दिया गया है, लेकिन आपकी किताब में 81 लिखा है, तो आप 81 ही याद रखेंगे कि 81 में इसका कयाम किया गया था, 244 साल पहले आज से। इसके और नाम कौन से हैं? कलकत्ता मोहम्मदन कॉलेज, आलिया मदरसा, कलकत्ता मदरसा, ठीक है। 2007 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ये देखिए, The Alia University is one of the oldest modern style educational institute in Asia and first in India. इंडिया में पहला, और एशिया में भी काफी पुराना है, इंडिया का पहला था ये मॉडर्न स्टाइल एजुकेशनल इदारा, ठीक है। It was set up in October 1718 by Warren Hastings, the British Governor General of East India Company near Sialdah in Calcutta. A number of titles were used for it such as Islamic College of Calcutta. दूसरे नामों से जो इनको जाना जाता है, ये नाम देख लीजिए, जैसे इस्लामिक कॉलेज ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मोहम्मदन कॉलेज एंड मदरसा आलिया। इनमें सबसे ज्यादा नाम जो फेमस है वो है कलकत्ता मोहम्मदन कॉलेज। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नाम से इसको जाना था, कलकत्ता मोहम्मदन कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही इसी के साथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक इदारा ये है। ये कौन से इदारे हैं याद रखिएगा, ओरिएंटलिस्ट के जरिए जो कायम किए गए थे इदारे। शुरुआती जो दौर था अंग्रेजों का, उस दौरान ये इदारे कायम किए गए। कलकत्ता मदरसा 1781, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, इसको कायम किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। और है तीसरा नाम याद रखना है आपको, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ठीक है, जिसे जोनाथन डंकन ने 1794 में कायम किया था। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये तीन इदारे आपको यहां इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, शुरू के जो गवर्नर थे बाकायदा हिंदुस्तानी जबानों को सीखते भी थे। इन्होंने संस्कृत, नीज, क्लासिकल, मगरबी जबानों जैसे यूनानी और लातीनी जबानों वगैरह के दरमियान एक लिसानी रिश्ता भी मालूम कर लिया था। एशियाटिक सोसाइटी तकरीबन 50 साल तक इल्म का एक मरकज रही, ठीक है।
वॉरेन हेस्टिंग्स का ख्याल था कि हिंदुओं के पास ऐसे कवानीन थे जिनमें सदियों तक कोई तहरीफ नहीं हुई। ये जो इंडियन पास्ट था इसको काफी ज्यादा अहमियत देते थे ये लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि जो हिंदू कवानीन हैं ऐसे कवानीन हैं जो सदियों तक इनमें कोई तहरीफ नहीं हुई, इसलिए अंग्रेजों को चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर हुकूमत करना चाहते हैं तो इन कवानीन को और उस संस्कृत जबान को सीखें जिसमें किताबें लिखी हुई हैं। हिंदुओं के तौर तरीकों और रसूम और रिवाज के बारे में एक हल्का सा नजरिया कायम करने के लिए एनबी हेलहेड ने 1776 में अ कोड ऑफ जेंटल लॉज नामी किताब लिखी। ये इन्होंने किताब लिखी थी हिंदुस्तानी जो हिंदू जो तौर तरीके और रसूम और रिवाज हैं उनको सीखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बरतानवी हुक्काम हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी रिवाज से आशना हो इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज के नए बरतानवी मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। यह भी बंगाल में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में। ठीक है, यह भी बहुत फेमस कॉलेज है। चलिए आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंतजामी और माशी पॉलिसियों पर इन नजरियात का क्या असर हुआ। देखिए क्या असर हुआ, इस पर असर तो काफी हम देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में गवर्नर जनरल था, 18वीं सदी में विहेग के फलसफे के मुताबिक हुकूमत के 3 शोबों यानी इंतजामिया, कानून साज और अदलिया अलग अलग होने चाहिए। ये पॉलिसी थी, ये नजरिया इन्होंने अपनाया। किसका था ये फलसफा? विहेग के अकॉर्डिंग। और ये अपनाया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में। क्या था ये कि जो सरकार के जो 3 शोबे हैं, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया, कानून साज लेजिस्लेटिव और अदलिया यानी जुडिशरी, ये तीनों शोबे बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए एक दूसरे से। और आज जो आप हिंदुस्तान में देखते हैं, आज जो हिंदुस्तान में आप हुकूमत के जो ये तीनों शोबे देखते हैं वो भी इसी तरह से कायम है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले मुगलिया सल्तनत थी और दहली सल्तनत थी, उसमें आपने देखा कि जो बादशाह हुआ करता था उसके हाथ में अदलिया भी हुआ करती थी, जिसको वो चाहे सजा दे दे, उसका जो हुक्म है वही कानून है, ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब इन्होंने ये नजरिया अपनाया तो इसमें क्या किया, जो कानून साज है, लेजिस्लेटिव है, वो अलग होगा, वो शोबा बिल्कुल अलग होगा, उनका काम सिर्फ कानून बनाना होगा। ठीक है, फिर होगी एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया। ये जो कानून बनाए गए हैं इसको एक तरह से इसको कायम करना, और एग्जीक्यूटिव जो इंतजामिया है इंतजाम में लाना इन कानून को, ठीक है, इन पर अमल करवाना, ये हो गया एग्जीक्यूटिव का काम। फिर अदलिया जो है जुडिशरी, ये बिल्कुल अलग है इन दोनों से। अगर ये इन कानूनों का कोई पालन नहीं करता है, ठीक है, कोई अपराध करता है, अगर सजा उसको अगर किसी को इंसाफ देना है तो वो काम होगा जुडिशरी का, और ये तीनों एक दूसरे से अलग होंगे। आज के दौर में अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव क्या है? जो आपकी संसद है, ठीक है, संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। अगर हम सेंटर में देखें, संसद का काम होता है कानून बनाना। वैसे स्टेट्स में असेंबलीज होती हैं अलग अलग हर स्टेट की, उनका काम भी होता है स्टेट के लिए कानून बनाना, तो वो पार्ट हो गया लेजिस्लेटिव का। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो सब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशरी आप जानते हैं अदलिया बिल्कुल अलग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर फिर हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स में, उसके बाद फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जो सरकार है, जिसको हम बोल देते हैं इन दोनों का एक साथ, कानून साज और जो इंतजामिया है, इन दोनों का असर जो जुडिशरी है उस पर नहीं होता। जुडिशरी आजाद है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदुस्तान में की थी और विहिक के फलसफे के मुताबिक। ठीक है, वैसे ही पॉलिसीज का एक हम यहां टैक्स के उस पर देखें तो परमानेंट सेटलमेंट हमने पहले भी पढ़ा था। बिहार और उड़ीसा में बंदोबस्त इस्तेमरारी के नाम से जो पॉलिसी तैयार की गई थी, इसका भी काफी असर हुआ।
कॉर्नवालिस ने हुकूमत बंगाल के नज्म और नस्क के सिलसिले में विहिग के मजबूत पॉलिसी की बुनियाद डालने में कामयाब रहा। विहिग वाली पॉलिसी यही कि तीनों जो शोबे हैं वो तीनों शोबे हुकूमत के अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पॉलिसीज की बात हो गई। और अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स की बात देखें तो उस वक्त में इंग्लैंड में काफी सनती इनकलाब सबसे पहला आया था इंग्लैंड में, तो वहां जो है जो चीजें तैयार माल हुआ पैदा होता था या तैयार चीजें तैयार होती थी तो उन्हें बेचना भी था। तो वहां के जो दूसरे व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, सिर्फ यही यहां पर बिजनेस कर सकते हैं। इसका विरोध किया गया और लास्ट में जब 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें हिंदुस्तान के साथ तिजारत में कंपनी की इजारादारी का खात्मा कर दिया गया। ठीक है, वो जो उन्होंने मोनोपोली बना ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि सिर्फ हम ही यहां से बिजनेस करेंगे, वो 1813 में खत्म कर दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के मुताबिक। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हमने पॉलिसीज की बात कर ली। अब देखते हैं समाज का जो सोशियो रिलीजियस जो खित्ता था इसमें किस तरह से चेंज आता है, कैसे तब्दीली होती है। समाजी और मजहबी पार्ट अगर हम देखें तो मजहब और समाज उस दौर का अगर हम देखें, पहले हमें यह समझना होगा उस दौर का जो समाज था और मजहब कैसा था। भाई सभी तरह के लोग थे हिंदुस्तान में, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ठीक है, गरीब भी थे, अमीर भी थे, और अंग्रेजों को यहाँ राज करना था। तो उनका एक नजरिया ये भी था कि भाई अगर ये एक साथ हो गए तो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इनको लड़ाइए और अपना रास्ता बनाइए। ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अपनाई अंग्रेज़ों ने। ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे उस दौर में जिन्होंने उस दौर को समझा, देखा कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं। उन्होंने उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की ताकि हिंदुस्तानी समाज ताकतवर बन सके और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके। भाई पहले जब अपनी कमियां दूर होंगी तभी तो आप किसी के खिलाफ लड़ पाएंगे, तभी तो जद्दोजहद कर पाएंगे। तो इस तरह से समाज में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां हुई, और वो कौन लोग थे, कौन से मूवमेंट शुरू हुए लोगों को जगाने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ बंगाल का निशातुस्सानिया, बंगाल रिनेसेंस। ठीक है, निशातुस्सानिया किसको कहा जाता है? इस्लाही तहरीकात को जिनकी जड़ें बंगाल में बहुत गहरी थी, अक्सर बंगाल की निशातुस्सानिया कहा जाता है। वो इस्लाही तहरीकात जो बंगाल में ख़ास तौर से शुरू हुई उनको निशातुस्सानिया कहते हैं। ठीक है, यानी दोबारा से जागना, रिनेसेंस। इनमें कुछ नाम आते हैं जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिपिन चंद्रपाल। इन्होंने 19वीं सदी के बंगाल में होने वाले तगय्युरात को निशातुस्सानिया का ज़माना कहा है। बंगाल में रोनुमा होने वाले तगय्युरात का यूरोपीय निशातुस्सानिया से मुवाजना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट या सबक बिल्कुल अलग है। लेकिन बंगाल के निशातुस्सानिया का जिक्र करते वक्त जिन खसूसियात को बयान किया जाता है उनको हम 3 अहम ज़ुमरों में तकसीम करते हैं, यानी तारीख़ बाज़ियाफ्त, हिस्टोरिकल रिडिस्कवरी, लिसानी और अदबी जदीदकारी, और समाजी और मजहबी इस्लाहात। इसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में सबसे पहले नाम आता है ब्राह्मो समाज का। ये आप याद रख लीजिए, इसमें से सवाल आ सकते हैं आपसे, ब्राह्मो समाज वगैरह और निशातुस्सानिया, बंगाल का निशातुस्सानिया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। 2 नंबर का इसमें पूछा जाता है बंगाल रिनेसेंस क्या है, इसके बारे में लिखिए। बंगाल निशातुस्सानिया 19वीं सदी में बंगाल में इल्मी, सकाफती और समाजी बेदारी की तहरीक थी। रिनेसेंस दोबारा से बेदार होना, अपने जो समाज है उसमें जो कमियां आ गई हैं उनको ख़त्म करना, दोबारा से उठ खड़ा होना। इस तहरीक ने मगरबी तालीम और जदीद ख्यालात को फ़रोग़ दिया और हिंदुस्तानी समाज में इस्लाहात की राह हमवार की। यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद आता है ब्राह्मो समाज। क़याम हुआ राजा राम मोहन रॉय के ज़रिए सन 1828 में। ब्राह्मो समाज की बुनियाद रखी गई। ठीक है, मकसद क्या था इसका
इस तहरीक का मकसद हिंदू धर्म में पाई जाने वाली बुराइयों को खत्म करना, जैसे बुत परस्ती, जात पात की तफरीक और खवातीन के साथ गैर मुसावी सलूक। ये काम उस वक्त में हो रहे थे उस समाज में। जैसे बुत परस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, जात पात काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखा जाता था, ऊंची जात और नीची जात के बीच में, और खवातीन के साथ बराबरी का सलूक नहीं होता था। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में एक सोसाइटी, एक समाज की स्थापना की, जिसको नाम दिया ब्रह्मो समाज। ठीक है, असर क्या हुआ इसके? ब्रह्मो समाज ने हिंदू मजहब में इस्लाहात की कोशिश की और समाजी इंसाफ और तालीम के फरोग में अहम किरदार अदा किया। देखिए, तालीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ। अगर किसी भी समाज को जगाना है तो उसे एजुकेटेड तो बनाना ही होगा, तभी वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। यह था हमारा ब्रह्मो समाज। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर का। ब्रह्मो समाज में एक दो बातें और हैं, वो देख लीजिए अपनी बुक से। ये देखिए, शुरू में जो ब्रह्म समाज था उसका नाम वो नहीं था, इसको शुरू में बोला गया था आत्म सभा 1814 में, लेकिन 1828 में इसी को ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का नाम क्यों फेमस है ये भी देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या काम किए थे। जैसे सती हो जाने की रस्म, उन्होंने इस रस्म को खात्मे के लिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, जो अंग्रेज गवर्नर था उस वक्त का बंगाल का, विलियम बेंटिंक, उससे मिलकर उसको अपना वो बताया कि क्या करना चाहते हैं, उसकी कोशिशों के साथ गवर्नर जनरल के साथ मिलकर, ठीक है, उन्होंने 1829 में सती की रस्म का सरकारी तौर पर खात्मा करा दिया। सरकारी तौर पर, सरकार तो कानून बना देगी, उसे इलीगल घोषित कर देगी, तो सरकारी तौर पर खात्मा हो गया। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ जमीनी सतह पर भी काम किया। उन्होंने कसरत अज़वाज और औरतों की महकूमी की दीगर शक्लों की बड़ी मजम्मत की। राय ने जदीद तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने 1825 में एक वेदांत कॉलेज कायम किया। 1825 में वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन रॉय, और इंग्लिश स्कूल भी खोला। वो तौहीद यानी एक खुदा के नजरिए पर यकीन रखते थे, इसलिए बुत परस्ती को भी बुरा मानते थे। ठीक है, उन्होंने हिंदुइज्म को उन तमाम किस्म की बुराइयों से पाक करना चाहा जो सदियों में हिंदुइज्म में राह पा गई थी। वो अंग्रेजी तालीम और मगरबी उलूम के फैलाव के मुखालिफ ना थे, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको सपोर्ट करते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बुत परस्ती के खिलाफ थे, तौहीद को मानते थे, इसलिए मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध करते थे ये। ठीक है, और सबसे अहम काम इन्होंने विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, जो सती प्रथा उस वक्त में हुआ करती थी, सती प्रथा तो जानते हैं ना आप, सती प्रथा के बारे में कौन जाता, आपने 10th में ही पढ़ी होगी, ICH या फिर सोशल साइंस में। सती प्रथा में हुआ क्या करता था, हिंदू मजहब में ये एक प्रथा थी कि अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उसमें जब शोहर को चिता पर लिटाते हैं तो उसके साथ ही उस वक्त में उसकी जो बीवी है उसको भी सती कर दिया जाता था, यानी उसी की चिता पर लिटाकर उसको भी आग लगा दी जाती थी। ये हुआ करती थी सती प्रथा। शुरू में कुछ जो औरतें थीं उन्होंने अपनी मर्जी से सती की, ठीक है, जब उनके शोहर का इंतकाल हो गया तो वो भी उन्हीं के साथ चिता पर बैठ जाया करती थी। लेकिन बाद में जब समाज में एक रिवाज कायम हो गया तो बाद में ज़बरदस्ती भी सती कराई जाने लगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और राजा राम मोहन रॉय ने इसको गवर्नर जनरल के साथ मिलकर इलीगल घोषित करा दिया। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया हिंदुस्तानी समाज में बदलाव के लिए। अठारह में इनका इंतकाल हो जाता है। इसके बाद ये ब्रह्म समाज बिखरने लगता है। देवेंद्रनाथ टैगोर की ज़ेर क़यादत इसको एक नई शक्ल दी गई और इसको कलकत्ता से बाहर मकबूल बनाया गया। टैगोर ने ब्रह्म समाज में 1842 में शिरकत की थी। एक साल के बाद उन्होंने ब्रह्मो अहदनामा लिखा, जो समाज के अकीदों का बयान और उसके अरकान की जिम्मेदारी और फ़राइज़ की फहरिस्त थी। मेन काम यहाँ राजा राम मोहन रॉय का ही है। दूसरा नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर का। ठीक है, ये भी एक बंगाली मुसले थे जिन्होंने बड़ी शिद्दत से उर्दू से मुताल्लिक उमूर उठाए। ठीक है,
वो लड़कियों की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। इनका यकीन था कि तालीम की कमी ही तमाम मसाइल की असल वजह है। बेंथम नामी एक अंग्रेज़ की मदद से इन्होंने बहुत से स्कूल खोले जो ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए वक्फ रहे। इन्होंने बचपन की शादी और मुतादिद अज़वाज, पोलीगैमी जिसको हम बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा शादी करना, इस पर सख्त तनकीद की। वो बेवा औरतों की शादी के ज़बरदस्त हामी थे। उस वक्त में यह भी था कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसकी दोबारा शादी नहीं हुआ करती थी, ख़ास तौर पर हिंदू समाज में। ठीक है, तो ये उसके भी हामी थे कि अगर मान लिया कोई कम उम्र में ही बेवा हो जाती है तो उसको पूरी ज़िंदगी तो वो ऐसे नहीं गुजार सकती, तो इसका हामी थे कि इसके उनकी दोबारा शादी हो सके। इन्हीं के मसाइल से 1856 में बेवा औरतों की दूसरी शादी का कानून पास हुआ। इस कानून की रोज से बेवा औरतों की दूसरी शादी को कानूनी हैसियत हासिल हुई। आप देख रहे हैं, इससे पहले इसको कानूनी जो अहमियत है वो हासिल नहीं थी। उन्होंने खुद ऐसी बहुत सी शादियां कराई। उन्होंने इस वक्त तो एक मिसाल कायम कर दी जब उन्होंने अपने बेटे की शादी एक बेवा से की। इन्होंने खुद अपने बेटे की शादी एक बेवा से की ताकि समाज में एक संदेश जा सके कि हाँ, बेवा से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, रामकृष्णा मिशन। यह क्या था? 19वीं सदी के आखिर में बंगाल में रामकृष्णा मिशन नामी एक तहरीक शुरू हुई जो जल्द ही मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैली। यह तहरीक एक साधु संत गदाधर चटर्जी या स्वामी रामकृष्णा परमहंस की क़यादत में शुरू हुई। इन्होंने तमाम मज़ाहिब के आफाक़ियत का सबक दिया और हिंदुइज्म के अकायद और रसूम के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत की। नरेंद्र नाथ या स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1885 में रामकृष्णा को अपना गुरु मान लिया था, उनके खास चेलों में से थे। स्वामी विवेकानंद जो थे, जिनका नाम नरेंद्र नाथ भी था, ये भी इनके शिष्य थे या चेले थे, रामकृष्णा परमहंस के। ठीक है, इनका नाम काफ़ी सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने 1893 से 97 के दौरान 4 साल में अपनी अमेरिका और यूरोप के टूर के दौरान हिंदुइज्म के रूहानी पैगाम को फैलाया। 1897 में रामकृष्णा मिशन का कायम किया और बेलूर में एक मठ बनाया, रामकृष्णा मिशन, 1897 में। 1902 में 40 साल की मुख्तसर उम्र इनका इंतकाल हो गया। विवेकानंद मजहब में गिरावट, तरह तरह के इख्तलाफात, ज़ात की सख्तगिरी, छुआछूत और तोहमाती के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये 2-3 नाम यहां आते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद के जरिए 1897 में बुनियाद रखी गई। इस मिशन का मकसद मजहबी समाजी तालीमी शोबों में इस्लाहात। इसका असर क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन ने इंसानी खिदमत, तालीम और रूहानियत के फ़रोग़ के लिए काम किया। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, अभी तक हम देख रहे थे सिर्फ बंगाल के बारे में, यहाँ क्या क्या मूवमेंट शुरू हुई। अब आते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ। यहाँ कौन से मूवमेंट शुरू होते हैं? मगरबी हिंदुस्तान में इस्लाही तहरीकें। ये देखिए, मगरबी हिंदुस्तान में बहुत सारी अहम इस्लाही तहरीकें उठी। केटी तलंग, वीएन मंदल और आरजी भंडारकर जैसे मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान के माजी को शानदार बनाया। आरजी भंडारकर, जात पात का निज़ाम, इस पर हमला किया। बेवा औरतों की दूसरी शादी, इसकी हौसला अफजाई की। ठीक है, इनमें करसनदास मुलजी और दादोबा पांडुरंग, ये कुछ नाम आते हैं ख़ास तौर पर। 1844 में इन्होंने मनु धर्म सभा, 1849 में परमहंस मंडली की तश्कील की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक नाम और आता है आत्माराम पांडुरंग। जो प्रार्थना समाज है, इसकी बुनियाद डाली थी आत्माराम पांडुरंग ने। ये सवाल आ जाता है कभी कभी कि प्रार्थना समाज की बुनियाद किसने डाली? 1867, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और फिर है महादेव गोविंद रानाडे, जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी चलाते थे। इस तंजीम के असल रूह रवा थे। ठीक है,
काम क्या था इनका? बुत परस्ती, पुरोहितों की बर्तरी और जाति के सख्तगिरी को बुरा समझते थे और तौहीद को तरजीह देते थे। वही जो आपने शुरू में राजा राम मोहन रॉय का नजरिया देखा था। फिर एक इंपोर्टेंट नाम आता है आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर में सबसे गहरी इस्लाह तहरीक थी आर्य समाज की। 19वीं सदी के आखिर में काफी ज्यादा असर हुआ इसका। ये पंजाब में शुरू हुई, ठीक है, और हिंदी जबान के बड़े हिस्से में फैली गई। तहरीक की बुनियाद दयानंद सरस्वती, ये नाम याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज, आप लिखेंगे दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इन्होंने एक किताब और लिखी, ये तीनों नाम याद रखिएगा। इनकी एक किताब और थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, 1875 में, ठीक है। आर्य समाज बुनियाद रखी दयानंद सरस्वती, इन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बुनियाद कब डाली गई? 1877 लाहौर में, और लाहौर ही इसका सेंटर बना। दयानंद रसूम ज़दा हिंदू मजहब के खिलाफ थे। फिर वही बात आती है, हिंदू मजहब में जो रसूमात थी ना, उनको खत्म करने के लिए ज्यादातर ये तहरीकें शुरू हुई थी। और इस बात के हामिद थे कि ये वेदों की तालीमात पर मुबनी हो, क्योंकि देखिए शुरू में जो वेद थे पहले उस पर हिंदू मजहब कायम था, लेकिन बाद में नई नई चीजें ऐड होती गई। तो इन्होंने कहा कि हमें जो वेद थे हमारे पुराने, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं की तालीमात पर अमल करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने पुरानों तादुद खुदा या शिरक, बुत परस्ती और पुरोहितों की बर्तरी पर सख्त तनकीद की। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हिंदी जबान को अपनाया। बच्चा शादी की भी मुखालफत की। ज़ातों की तादाद के कट्टर मुखालिफ थे और समझते थे कि निचले तबकात के जरिए ईसाई या इस्लाम मजहब को कबूल करने में यही चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए जो निचला तबका था हिंदू मजहब का, वो जो उनको जो इज्जत नहीं मिलती थी हिंदू समाज में, तो वो लोग क्या करते थे? वो या तो फिर जो ईसाई मजहब है उसमें जाते थे या इस्लाम में आते थे। तो इसको रोकने के लिए भी इन्होंने कहा कि हमें जात पात का निज़ाम खत्म करना होगा, ठीक है। और 1883 में इनका इंतकाल हो जाता है। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी का कायम होता है। इसी साल इस सोसाइटी ने एक स्कूल खोला और लाला हंसराज को इसका प्रिंसिपल बनाया। कुछ लीडर एंग्लो वैदिक एजुकेशन के खिलाफ थे। ये लोग थे मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद। चलिए, कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे कि हमें अंग्रेजी जो तालीम है उसको भी सीखना चाहिए। आगे जाकर आर्य समाज बढ़ जाता है दो हिस्सों में। मुंशीराम ने अपने हामियों के साथ अलग होकर गुरुकुल के तर्ज पर तालीम शुरू कर दी थी, और जो सूरत था वो कॉलेज के बेस पर चल ही रहा था। इनका मानना था कि आर्य समाज और जो इंग्लिश जो आपका जो इंग्लिश सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसी बेस पर यहाँ अलग इसमें तकसीम हो जाती है। आगे जो मुंशीराम थे जो अलग हुए थे, और लेखराम, इन्होंने खुद को वेदों की तालीम मकबूल आम करने के लिए वक्फ कर दिया और जालंधर में एक आर्य कन्या पाठशाला कायम की ताकि तालीम को मिशनरी असरात से महफूज रखें। मिशनरी असरात जो क्रिश्चियन जो अंग्रेज अपनी तालीम देते थे, बेसिकली इन्होंने उनसे महफूज करना था और अपनी सिर्फ वेदों की तालीम इनको देनी थी। 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी मकाम पर एक गुरुकुल की बुनियाद डाली। गुरुकुल वही जैसे पहले ज़माने में एक तरह से स्कूल हम समझ सकते हैं या मदरसे हम समझ सकते हैं उस दौर के। ये इदारा हिंदुस्तान में आर्य समाज के दोनों गिरोह यानी डीएवी गिरोह और गुरुकुल गिरोह के दरमियान तालीम के मौजू पर इख्तलाफात थे, लेकिन ये दोनों अपने ज़माने के सियासी और समाजी मसाइल पर मुत्तहिद थे, ठीक है।
आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। मकासद हिंदू धर्म की इस्लाह करना, वेदों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, बुत परस्ती, जात पात, दीगर समाज बुराइयों के खिलाफ मुहिम। ये तो तकरीबन सभी जो जितनी भी तहरीकें हैं ना उस दौर की, ये 3-4 टॉपिक आप उनमें लिख सकते हैं सब में। ठीक है। असर क्या हुआ? आर्य समाज ने हिंदू मजहब में इस्लाहत की कोशिश की, तालीम, ख्वातीन के हुकूक और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए काम किया। अब आते हैं जो दूसरी तहरीकें शुरू हुई, मुसलमानों के बीच कौन सी तहरीकें शुरू हुई। ठीक है, ये हमने देख लिया कि बंगाल और वेस्टर्न इंडिया में जो हिंदू मजहब और हिंदू समाज के दरमियान जो बुराइयां फैली हुई तो उनको ख़त्म करने के लिए ये सब तहरीकें शुरू हुई। इसके बाद आप देखते हैं मुस्लिम समाज, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज के दरमियान भी उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां फैल गई थी, अपना जो उनका मजहब है उससे दूर हो चुके थे ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि बीच में जो सूफी तहरीक और भक्ति तहरीक आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो मुसलमानों के बीच कौन सी तहरीकें यहाँ जन्म लेती हैं वो देखते हैं। हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता और मुमताज़ मुसलमान तबके में इक़्तिदार खो देने का एहसास था। देखिए ये एहसास था मुसलमानों के जो ऊंचा तबका था। क्यों? अंग्रेज़ों के आने से पहले इक़्तिदार किसके हाथ में था? दिल्ली में मुसलमानों के हाथ में था। ठीक है, मुगलिया सल्तनत कायम थी, बल्कि 800 साल से मुसलमान यहाँ इक़्तिदार में थे। तो जब अंग्रेज़ आए उन्होंने इक़्तिदार अपने हाथ में लिया तो इस चीज़ का असर था मुसलमान तबके के बीच में, उसका एहसास था। इसकी वजूहात ये थी कि इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ से निकलकर अंग्रेज़ों के हाथ में पहुंच गया था। नई ब्यूरोक्रेसी में नौकरी और तरक्की के लिए फारसी की जगह अंग्रेजी ज़बान ने ले ली। मैंने बताया ना, इससे पहले जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो जितने भी सरकारी काम हुआ करते थे, इंतज़ामिया के, ब्यूरोक्रेसी के, सब में पहले फारसी ज़बान चला करती थी। लेकिन अंग्रेज़ आए, अपनी ज़बान लाए, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान यहाँ हर चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू की। तो दो वजह रही हिंदुस्तानी मुसलमान उस वक्त में थे, जिनको एहसास था कि भाई हमारा इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल चुका है, और अगर हम मान लिया अपनी ज़बानें जो उस वक्त में थी फ़ारसी वगैरह उसको पढ़ते भी हैं तो उससे उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह इंग्लिश नज़र आ रही थी। ठीक है, इब्तदाई 19वीं सदी के बंगाल में किसानों के अंदर फ़राइज़ की तहरीक शुरू हुई। फराजीज़ इनको बोलते हैं इंग्लिश में, फराजीज़। ये तहरीक मुसलमानों को खालिस इस्लाम की तरफ दावत देती थी। ये लोग शाह वलीउल्लाह दहलवी की तालीमात के पैरोकार थे। शाह वलीउल्लाह दहलवी को तो जानते होंगे आप, नहीं जानते? कौन कौन जानता है? शाह वलीउल्लाह दहलवी। शाह वलीउल्लाह ने एक ही सदी पहले खालिस इस्लाम पर अमल करने की बात कही थी, और उन्होंने मुसलमानों में गैर इस्लामी रसूम की रुखना अंदाजी पर एतराज़ किया था। फ़राइज़ी तहरीक के बानी शरीयतुल्लाह 1781 से 1836 ये इनकी वो है डेट ऑफ बर्थ एंड कब इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने मजहब को खालिस रखने की बात कही और मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी की तरफ बुलाया। शरीयतुल्लाह, तो फ़राइज़ जो आप तहरीक है, फ़राज़ी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ़राइज़, ये तहरीक जो बंगाल के मुसलमानों के बीच में शुरू की थी शरीयतुल्लाह ने। और ये किसकी जो दावत जो किसकी तालीम है, किस पर अमल करते थे? शाह वलीउल्लाह दहलवी की जो तालीमात थी, ठीक है, उनके पैरोकार थे। और खालिस मजहब की बात करते थे कि कम से कम फ़राइज़ की अदायगी तो ज़रूरी है, इस पर उन्होंने तवज्जो दी। फ़राइज़ का मतलब आप जानते ही हैं, इस्लाम के लाज़मी अरकान यानी कलमा, सलात, सौम, ज़कात और हज। ठीक है, इन्होंने तौहीद की तबलीग की। बंगाल के मुसलमानों में तरीक़ा मुहम्मदिया नामी एक तहरीक शुरू की। ठीक है, टीटू मीर के ज़ेर क़यादत ये तहरीक शुरू हुई। सैयद अहमद बरेलवी के ज़ेर असर ये शुरू हुई थी। इस तहरीक का मकसद भी माजी के तक़द्दुस को बहाल करना था, और एक तहरीक जिसका ताल्लुक़ उलमा के असरात में ज़वाल पजीरी से था वो सूबाए मुत्तहिदा में देवबंद के मकाम पर उठी। जो देवबंद है, देवबंद तहरीक भी इसी ज़माने की काफ़ी बड़ी तहरीक है। और आज जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से हिंदुस्तान में हर जगह आप देख रहे हैं, आप जो इस्लामिक तालीम है वो हासिल कर रहे हैं मदरसों में, जगह जगह मदरसे कायम हैं। ये तहरीक भी इसी दौरान शुरू हुई थी। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे देवबंद में जब दारुल उलूम का क़याम हुआ, क्यों क़याम हुआ, उसका
क्या वजह रही थी, क्या सिचुएशन रही थी उस वक्त में, और आज जो आप नतीजा देख रहे हैं जगह जगह मदरसों का कायम हो चुका है, तो ये इसी का नतीजा है। उस वक्त में क्योंकि देखिए अंग्रेज अपनी कोशिशें कर रहे थे अपना पूरी तरह से अपनी जबान, अपना मजहब लागू करने की, और मुसलमान जो थे वो कट चुके थे अपने मजहब से भी। तो इस तरह से बेसिक तहरीके के कम से कम मुसलमान अपनी फराइज से तो जुड़ा रहे, इसके लिए बंगाल के किसानों के बीच ये फराइज तहरीक शुरू हुई थी, और जो आम लोग हैं वो कम से कम अपने उलामा से जुड़े रहें, मस्जिद मदरसे चलते रहें, इसके लिए भी देवबंद तहरीक शुरू होती है उलमा के जरिए, दारुल उलूम देवबंद में जिसका क़याम होता है। और इसके बारे में हम नोट्स देख लेते हैं थोड़ा। फराइज तहरीक, हाजी शरीयतुल्लाह ने 19वीं सदी के अवाइल में फ़राइज़ी तहरीक की बुनियाद रखी थी। इसका मकसद आप जान चुके हैं, इस्लामी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। फ़राइज़ तहरीक किसने मुसलमानों को अपने मजहबी फ़राइज़ की तरफ राग़िब किया। ठीक है, शाह वलीउल्लाह की खिदमात इस्लामी तालीमात को आम करने और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए काम किया। इन्होंने कुरान करीम का फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया और इस्लामी तालीमात की तजदीद की कोशिश की। ठीक है, देवबंद मूवमेंट, देवबंद तहरीक 1866 में देवबंद में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। मकासद इस तहरीक का मकसद इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देना और इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत करना था, और जो अंग्रेज़ अपनी पॉलिसीज़ उस वक्त में ला रहे थे उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना। मुसलमान जो उस वक्त में मुसलमान थे उनको जगाकर, उनको क्या उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको याद दिलाकर, और जो गैर मुल्की जो अंग्रेज़ थे यहाँ पर उनको यहाँ से खदेड़ना भी इनका एक मकसद था। ठीक है, इसके बाद आते हैं, एक तो देवबंद तहरीक हो गई जो ख़ास तौर पर जो इस्लामिक एजुकेशन है उस पर जोर देती थी, देवबंद मूवमेंट्स। और दूसरी साइड हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान यानी अलीगढ़ मूवमेंट। इनका नजरिया क्या था? सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक नई क़यादत अता की। इससे पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट, दिल्ली कॉलेज, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज आप दिल्ली में देखते हैं, ये भी उस वक्त में इसका माखज़ था। ये कॉलेज मुतवाज़ी तौर पर इस्लामी और इंग्लिश दोनों किस्म की तालीम देने के लिए शुरू किया गया था कि इस्लामी और इंग्लिश एजुकेशन हम एक साथ देंगे। 1830 में शुरू होने वाले इस कॉलेज ने मुस्लिम समाज में एक नया शोर परवान चढ़ाया। कब कायम हुआ था? जो दिल्ली कॉलेज है जिसको अब आप बोलते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज, 1830 में। लेकिन 1857 की बगावत और उसके बाद अंग्रेजी अफवाज के जरिए बागियों की सरकोबी से दानशूर तबके का सारा जोश ख़ुरूज दब गया। फिर भी मुसलमानों को एक तबके से जदीद कारी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत को महसूस किया जाता रहा। ठीक है, अब इसी जदीद कारी में नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। इनको तो जानते हैं आप, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना है। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने ही कायम की थी उस वक्त में। इन्होंने महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत में सुधार करने के लिए सबसे अहम तरीका जदीद तालीम है। ये जदीद तालीम के हिमायती थे कि अगर अंग्रेज़ों से हमें लड़ना है तो हमें जदीद तालीम लेनी होगी और अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी होगी। ठीक है, उन्होंने यूरोपीय साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले पर जोर दिया। 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तश्कील की। 1869-70 के दौरान 1 साल तक इंग्लैंड में रहे। वहाँ से वापसी पर उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो अंग्रेज़ी सोसाइटी की कुछ मुस्बत खुसूसियात जैसे डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, आला कारकर्दगी और आला तालीम को अपने अंदर पैदा करें। उन्होंने क्या कहा जब वो इंग्लैंड से वापस आए, तो जो इंग्लिश लोग थे उनमें जो अच्छी चीज़ें थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, उन्हें मुसलमानों को अपनाने के लिए कहा, इस चीज़ पर जोर दिया। क्या क्या चीज़ें थी? डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, आला कारकर्दगी और आला तालीम, ये चीज़ें अपनाइए। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुरान और नेचुरल साइंस में कोई तजाद नहीं है और नए हालात इस बात को मुतकाज़ी हैं, इस बात के मुतकाज़ी हैं कि एक इस्लामी सियाक़ो सबाक़ में अंग्रेज़ी ज़बान मुसलमानों में राइज हो जाए। इस्लामी सियाक़ो सबाक़ में ही वो जो मॉडर्न एजुकेशन थे उसे एडॉप्ट कराना चाहते थे। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। ये नाम याद रखेंगे, कब? 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
जो आगे चलकर मुसलमानों में जदीद आला तालीम की एक दरसगाह बनी। इब्तदाई सतह पर तलबा एक बहुत मुहतात तरीके पर तैयार करदा इस्लामी माहौल में सरकारी स्टैंडर्ड निसाब तालीम ही की तालीम पाते थे। ठीक है, यहाँ 1878 में कॉलेज की क्लासें भी शुरू हो गई और गैर मुस्लिमों का भी दाखिला हुआ। 86 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। 1882 से 1902 के दौरान अलीगढ़ के मुसलमान ग्रेजुएट तलबा, जिनकी तादाद 220 थी, ने दुनिया के मुसलमान दानिश्वरों में एक जोश पैदा किया और वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्लिम समाज को काबिल जदीद क़यादत भी दी। यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकले थे वो काफ़ी ज़्यादा उनका असर हुआ इस समाज में। ठीक है, और दुनिया के मुसलमानों के अंदर भी इसका काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ा जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले थे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से। इतना क्लियर है? ये चाहते थे कि ठीक है आप इस्लामी सियाक़ो सबाक़ में रहिए, इस्लामिक माहौल में ही आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल कीजिए, ये इनका मानना था। ठीक है, अब इसका असर क्या होता है, इम्पैक्ट आप देखते ही हैं। इतनी सारी जो मूवमेंट्स आपने पढ़ी, इनके क्या असरात हुए। जब लोगों में जागरूकता पैदा हुई, ठीक है, उन्होंने तालीम हासिल की, उन्हें यह शऊर हुआ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो जाहिर सी बात है जो उनके खिलाफ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो जद्दोजहद करेंगे। तो इन मूवमेंट्स का ये असर हुआ कि लोग बेदार हुए, अपनी तहरीक के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया, पार्टिसिपेट शुरू किया। ठीक है, लिबरेशन, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स शुरू हुए। ठीक है, 19वीं सदी की समाजी जिंदगी पर कुछ खातून मुस्लिहीन ने भी अहम किरदार किया। इसमें कुछ औरतों के नाम भी हैं, क्योंकि देखिए जो औरतों के बीच जो जागरूकता पैदा की उनमें नाम है पंडिता रामाबाई, ये मगरबी हिस्से में है। बहन सुब्बा लक्ष्मी मद्रास में साउथ की साइड। रुकैया सखावत हुसैन बंगाल में, इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, इस्लाही तहरीकात ने एक ऐसे जदीद मॉडल क्लास की नशोनुमा भी अहम रोल अदा किया जो अपने हुकूक के बारे में बाशऊर थे। देखिए, जब आदमी पढ़ा लिखेगा, उसे नई नई चीज़ें पता चलेंगी, अपने हुकूक के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा। ठीक है, कुछ हिंदुस्तानी मुस्लिहीन ने ऐसे कवानीन पास करने की बरतानवी कोशिशों पर एहतजाज किया जिनको वह मजहब और मुआशरे में दखल अंदाजी समझते थे। ठीक है, और कुछ असर डायरेक्ट हुए उस वक्त में, जैसे शादी के लिए उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। अब कितनी है, अब तो आप जानते ही हैं 18 और 21 है लीगल एज। इसको अभी और बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी वो बिल पास नहीं हुआ है। फिलहाल लीगल एज जो है शादी की 18 और 21 है। ठीक है, तो ये कुछ असर हुए और फिर इसी असरात के बाद आप देखते हैं 1857 में बगावत होती है अंग्रेजों के खिलाफ और कोशिशें जारी रहती हैं आज़ादी की, और लास्ट में फिर 1947 में जाकर हमारा मुल्क अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। मुल्क आज़ाद हो जाता है, लेकिन अंग्रेज अपने असरात काफ़ी ज़्यादा छोड़ जाते हैं इंडियन सोसाइटी पर। समझ रहे हैं आप? 200 साल के अंदर ही अंग्रेज हिंदुस्तान में कितने असर अपने यहाँ छोड़ कर गए, ये आप आज के समाज में भी देख सकते हैं। आप आज अगर जुडिशरी में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, वहाँ आपको पूरी जो कार्रवाई देखने को मिलेगी वो इंग्लिश ज़बान में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, 2-3 टॉपिक और बचे हैं या यहाँ तक रहने दें, बताइए। इसके बाद फिर एजुकेशन की बात आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कंप्लीट करें चैप्टर? अच्छा, चलिए यहाँ तक रहने देते हैं फिलहाल, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है उस वक्त में अंग्रेज़ों का क्या था, कैसे उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी ज़बानों और संस्कृत ज़बानों को हटाकर सिर्फ इंग्लिश ज़बान में तालीम देनी शुरू की, और उसका असर आज तक हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक नाम आप याद रखेंगे, लॉर्ड मेकाले। उनकी काफ़ी ज़्यादा
वो रही कि उन्होंने जो है पूरा निज़ाम इंग्लिश का ही रखा कि हमें इंग्लिश में ही यहाँ तालीम देनी है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अदरवाइज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ फिर। दिखाना, उस पर लगाना इसको। जी, हिंदुस्तान में क्या किया था? किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। दोबारा बोलिए, नाम समझ नहीं आया। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड? कौन सा लॉर्ड बोल रहे हैं आप? वेलेजली? जी। ये देखिए, मैं आपको सारे जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे वो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जी बताइए, कौन से गवर्नर की बात कर रहे हैं आप? जी, किस पेज पर है? कहाँ पढ़ा था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हैं 1777 से 1785। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवेलिस आते हैं। इसके बाद हैं सर जॉन शोर, लॉर्ड आर्थर वेलेजली, लॉर्ड जॉर्ज बॉर्लो, लॉर्ड मिंटो। ये सब कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल। आप किन की बात कर रहे हैं? बताइए। जी, अच्छा ये बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज। किसने? दयानंद सरस्वती। कब?
कब की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? जी, राजा राम मोहन राय को किस वजह से ज्यादा याद किया जाता है? कौन सी जो प्रथा थी उन्होंने बंद करवाई? सती हो जाने की प्रथा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जो आज पढ़ाया गया है इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे शुरुआत में जो इदारे बताए थे 3-4, उसके बारे में आपसे पूछने वाला हूँ। कलकत्ता का मदरसा, संस्कृत कॉलेज ऑफ मद्रास, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस और एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है, पढ़कर आइएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।